गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? क्वेश्चन तो किए नहीं होंगे, पूछने बेकार है। किए? ओके। हुए? ओके। सॉल्यूशन दे रखे हैं तो क्या नहीं होगा? सॉल्यूशन देखकर भी अगर नहीं हुआ तो फिर क्या फायदा? लेकिन बहुत सारे बच्चे ऑडिट करते हैं। ऑडिट मतलब देखा, अच्छा ये वहां जाएगा तो देखा है वहां, हाँ है ना सॉल्यूशन में। तो ये मत करना। सॉल्यूशन सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए दे रखे हैं, ठीक है? चलो आज हम लोग शुरू करते हैं एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 14, 14 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। पढ़ें, शुरू करें। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर रमा शंकर ऑन 30th June 1988। रमा शंकर कैपिटल 96,000, जनरल रिजर्व 30,500, सन्ड्री क्रेडिटर्स 62,000, बिल्डिंग, मोटर कार, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, कैश, बैंक। ठीक है। क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस शीट गिवन है तो कैपिटल गिवन है, तो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ए फायर अकर्ड इन द इवनिंग ऑफ 30th June 1989। ऊपर बैलेंस शीट भी 30 जून की है। हाँ जी, ऊपर बैलेंस शीट भी 30 जून की है। इसका मतलब इसका अकाउंटिंग ईयर शुरू होता है 1 जुलाई को और 30 सितंबर को खत्म, सॉरी 30 जून को खत्म होता है। 1 जुलाई से 30 जून तक का इसका अकाउंटिंग ईयर है। तो 30 जून 89 मतलब करंट ईयर के एंड में आग लग गई इन द प्रीमाइसेस ऑफ ट्रेडर, डिस्ट्रॉइंग ऑल बुक्स एंड रिकॉर्ड्स। मतलब सारी बुक्स, सारे रिकॉर्ड्स उसने जलाकर राख कर दिए। अब बुक्स ऑफ अकाउंट जल गए तो अकाउंट्स कैसे बनेंगे? ठीक है, तो वही हमको कुछ इंफॉर्मेशन देगा, उसके बेसिस पर हमको इसके फाइनल अकाउंट तैयार करने हैं। द कैशियर एब्सकॉन्डेड विद द अवेलेबल कैश। लो जी, तुमने एक कहावत सुनी होगी कि किसी के घर में आग लगती है तो दूसरे लोग तापने आ जाते हैं। तापने का मतलब समझते हो? हाथ ऐसे ठंड में वो तापने लगते हैं आकर। तो रमाशंकर भाई के घर में लग गई आग उनके प्रीमाइसेस में, और कैशियर ने मौका देखा, कैश लेकर भाग गया। ठीक है। मिस्टर रमाशंकर गिव्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। His sale for the year 20% higher than previous year sale। कहता है करंट ईयर की सेल जो है पिछले साल के मुकाबले 20% ज्यादा है। यानी इस साल की अगर पिछले साल सेल होती है 100 रुपए तो इस बार सेल होती है 120 रुपए। He sell his goods at cost plus 25%। कॉस्ट में 25% ऐड करके वो गुड्स बेचता है। मतलब अगर 100 रुपए कॉस्ट होता है तो उसमें 25% ऐड होता है तो 125 रुपए में बेचा जाता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि वो 20% ऑफ सेल प्रॉफिट कमाता है। 25% ऑन कॉस्ट है तो 20% ऑन सेल वो प्रॉफिट कमाता है। 20% ऑफ टोटल सेल वर फॉर कैश। टोटल सेल में से 20% कैश में होती है, इसका मतलब 80% क्रेडिट में होती होगी। ठीक है। देयर वर नो कैश परचेज। कैश परचेज नहीं होती, इसका मतलब परचेज जो भी होती है वो सब क्रेडिट में होती है। फ्रॉम 1 जुलाई 1988 द स्टॉक लेवल वाज रेज्ड टू 50,000 एंड मेंटेन एट द लेवल ऑल थ्रू आउट द ईयर। कहते हैं 1 जुलाई से हमने एक रूल बनाया कि हमारा स्टॉक 50,000 रुपए होगा हमेशा और वो मेंटेन रहेगा।
पूरे साल मेंटेन रहेगा। तो ये आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है किस चीज की? क्लोजिंग स्टॉक की। ओपनिंग बैलेंस शीट में स्टॉक था 40,000, कहते हैं इसको बढ़ाकर हमने 50 कर दिया और वो फिर थ्रू आउट द ईयर मेंटेन रहा। इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक की इंफॉर्मेशन दे रहा है वो कि क्लोजिंग स्टॉक आपका कितना है? 50,000। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 2,60,000, ऑफ विच 60,000 वाज रिसीव्ड इन कैश। तो 2,60,000 में से 60,000 कैश में था, बाकी बैंक से होगा। बिजनेस एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 42,000, ऑफ विच 10,000 was outstanding on 30th June 89 and 12,000 was paid by check। 42,000 के एक्सपेंसेस हुए, जिसमें से 10,000 तो आउटस्टैंडिंग है और 12,000 आपने चेक से पेमेंट किया। तो कैश में कितना किया होगा? 20,000 कैश में किया होगा। ठीक है, तो 42,000 के एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे, 10,000 लायबिलिटी साइड में जाएंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करके, 12,000 बैंक अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे बाई एक्सपेंसेस करके, और बचे हुए 20,000 कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएंगे बाई एक्सपेंसेस करके। ठीक है ना? एनालिसिस ऑफ द पासबुक। पासबुक का मतलब कौन से ट्रांजैक्शन, कैश वाले या बैंक वाले? बैंक वाले। पेमेंट टू क्रेडिटर्स, पर्सनल ड्रॉइंग, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक और कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ये सब बैंकिंग ट्रांजैक्शन आपको दे रखे हैं। आगे क्वेश्चन कहता है ग्रॉस प्रॉफिट एज पर लास्ट ईयर ऑडिटेड अकाउंट वाज 60,000। पिछले साल का ग्रॉस प्रॉफिट दे रहा है, पिछले साल का ग्रॉस प्रॉफिट दे रहा है 60,000। पिछले साल के ग्रॉस प्रॉफिट से क्या मतलब भाई, क्यों दे रहा है? सेल्स के लिए। इस ग्रॉस प्रॉफिट से ना समझ लीजिए पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाएगा, सिर्फ इस ग्रॉस प्रॉफिट से। यानी जो भी मिसिंग इंफॉर्मेशन है वो सब इससे निकल आएंगी। कैसे? 60,000 ग्रॉस प्रॉफिट है और आप सेल पर 20% कमाते हो, तो इसका मतलब सेल कितना होता होगा? ये पिछले साल का है, तो पिछले साल की सेल कितनी होगी बताना? 60,000 डिवाइडेड बाई 20%, 3 लाख। पिछले साल की सेल 3 लाख थी भाई, 25% ऑन कॉस्ट है तो 20% ऑन सेल होगा। ठीक है ना? जीपी आपका तो 60,000 डिवाइडेड बाई 20%, तो 3 लाख आपका सेल हो गया, पिछले साल का हो गया, पिछले साल का। और कहते हैं करंट ईयर का सेल पिछले साल के मुकाबले 20% ज्यादा है ना? तो 3 लाख में 20% ऐड कर दो, 3,60,000। ये करंट ईयर की टोटल सेल हो गई। क्वेश्चन कहता है टोटल सेल का 20% कैश होता है, बाकी क्रेडिट होता है। तो 3,60,000 का 20% 72,000 कैश सेल होगा। इसका मतलब 2,88,000 जो बचा वो क्रेडिट सेल होगा। ये बात समझ में आ गई? बोलो। ठीक है, तो देखो कितनी इंफॉर्मेशन आ गई। टोटल सेल निकल आई, कैश सेल निकल आई, क्रेडिट सेल निकल आई। इसी के बेसिस पर आप परचेज भी निकाल सकते हो, क्योंकि 3,60,000 में 20% प्रॉफिट होगा। 20% प्रॉफिट कमाते हो आप, तो 3,60,000 का 20% 72,000 का जीपी हो गया। तो बताओ 2,88,000 जो बचा वो क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब आपके पास ओपनिंग स्टॉक भी है, क्लोजिंग स्टॉक भी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी है, परचेज निकल आया। मतलब एक इंफॉर्मेशन से देखो कितनी इंफॉर्मेशन निकल कर आई। अगर किसी के कुछ समझ में ना आया हो तो अभी सब वर्किंग नोट बनाएंगे इसका। मैं तो सिर्फ आपको एनालाइज करवा रहा था कि एक इंफॉर्मेशन से कितनी इंफॉर्मेशन निकल कर आती है। ठीक है, तो पिछले साल का जीपी है 60,000। फिर देखिए प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड फर्नीचर 5% एंड मोटर कार एट 20%। बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन लगाते हो 5%, फर्नीचर पर लगाते हो 5%, मोटर कार पर लगाते हो 20%। ये आपका डेप्रिसिएशन के रेट हैं। You are requested to ascertain the amount deflected by cashier
कैशियर कितना अमाउंट लेकर भाग गया, एक तो वो बताना है आपको। ये तो कैश अकाउंट से ही निकल आएगा, जो कैश अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर आएगा वो वही आएगा, क्योंकि क्लोजिंग कैश बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि वो लेकर भाग गया। समझे? तो कैश डिफ्लेक्टेड बाई कैशियर निकालना है, उसके बाद ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट बनानी है उस डेट की। आपको इस क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस शीट तो बनानी नहीं, इसके अलावा बिल्डिंग अकाउंट नहीं बनाना, क्योंकि सिर्फ डेप्रिसिएशन ही तो घटाना है, और तो कोई ना कोई सेल है ना कोई परचेज है। फर्नीचर अकाउंट नहीं बनाना, मोटर कार अकाउंट नहीं बनाना, क्योंकि इसके कोई ट्रांजैक्शन है ही नहीं। समझे? स्टॉक अकाउंट तो वैसे ही नहीं बनाते। डेटर्स अकाउंट बनाना है, कैश बनाना है, बैंक बनाना है, क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना है। ये 4 अकाउंट बनाने हैं आपको वर्किंग में। इसके अलावा ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अलावा क्लोजिंग बैलेंस शीट। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग पीएनएल। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 14 नंबर क्वेश्चन। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000 नहीं है, 89 है। हाँ, मैं यही देख रहा था तुम लोग क्या लिखते हो। देखो, मैं जब भी गलती करता हूं तो जानबूझकर करता हूं, ये ध्यान रखना। ठीक है? तुम लोगों को चेक करने के लिए, इसलिए अटेंटिव रहा करो हमेशा। एक बच्चे से मैंने पूछा, तुमको सिंगल एंट्री में सबसे आसान क्या लगता है? वो कहता है सर, लाइनें खींचना बस। बैलेंस शीट एज एट 30/6/1989। क्लोजिंग बैलेंस शीट 89 और ओपनिंग बनानी नहीं है। ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी नहीं है, क्योंकि बना हुआ है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट से ही एक एक चीज को उठाते रहेंगे और बनाते रहेंगे। हाँ जी, हेलो हेलो हेलो। देखो, सबसे पहले क्या लिखना है? बिल्डिंग। और बिल्डिंग का कोई परचेज नहीं किया है आपने इस बार, तो बिल्डिंग है 60,000, इसमें 5% डेप्रिसिएशन लगेगा। बाप रे बाप। 5% बोलो कितना? 3,000। ये 57,000 बचेगा। फर्नीचर कितना था ओपनिंग? 12,000 माइनस डेप्रीसिएशन, इस पर भी 5% है,
कितना होगा? 600। तो ये बचेगा 11,400। फिर यहां लिखेंगे मोटर कार। मोटर कार गिवन है 18,000, उस पर 20% डेप्रिसिएशन लगेगा, 3600, 14,400 बचेगा। ठीक है, आइए अब इसको उठाकर आपको कहां लिखना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सारे डेप्रिसिएशन को उठाकर पीएनएल में लिखना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहां पर टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, बताओ कितना? 600। बिल्डिंग पर कितना? 3000। और मोटर कार पर कितना? 3600। यह आपका डेप्रिसिएशन हो गया। ठीक है, फिर आते हैं अदर इंफॉर्मेशन में। पहले ओपनिंग बैलेंस शीट ही बना लें, मतलब क्लोजिंग बैलेंस शीट के जो फिगर हैं वो लिख लें। आइए, और क्या दे रखा है? स्टॉक। स्टॉक कितना है? 40,000, लेकिन क्लोजिंग 50 दे रखा है ना। अच्छा, क्लोजिंग डेटर्स कितने हैं अभी पता नहीं, कैश होगा नहीं, बैंक कितना है अभी पता नहीं। ठीक है, कैपिटल कितनी है रमाशंकर की ओपनिंग वो हमको पता है, 96,000। आप सबको पता है इसमें नेट प्रॉफिट ऐड होता है और ड्राइंग माइनस होती है, तो ये यहां पर अभी लिख देते हैं, कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग। उसके बाद में क्वेश्चन में एक जनरल रिजर्व गिवन है, इसके बारे में कुछ नहीं दे रखा, तो जितना था उतना ही आता रहेगा नई बैलेंस शीट में भी, 30,500। और सन्ड्री क्रेडिटर्स क्लोजिंग कितना बैलेंस है ये अभी पता नहीं है, क्लोजिंग कितना है ये अभी पता नहीं है। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट में ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक लिख देते हैं। यहां लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, जो दे रखा है 40,000, और यहां लिखेंगे बाई क्लोजिंग स्टॉक, जो दे रखा है आपको 50,000। ठीक, इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास हो गई। अब अकाउंट्स बनाने से पहले हमको कुछ पहले वर्किंग नोट्स बनाकर कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगे, फिर उसके बाद में अकाउंट्स बनाएंगे, डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट। ये 4 अकाउंट मेन तौर पर हमको बनाने हैं, डेटर्स, क्रेडिटर्स, कैश और बैंक। लेकिन उससे पहले आइए कुछ वर्किंग नोट्स बनाकर इंफॉर्मेशन को कैलकुलेट करते हैं, मिसिंग इंफॉर्मेशन को, और फिर अकाउंट बनाना शुरू करेंगे। तो यहां लिखेंगे वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ सम मिसिंग इंफॉर्मेशन
कुछ मिसिंग इंफॉर्मेशन का हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सबसे पहले इसमें नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ सेल ऑफ करंट ईयर। कैलकुलेशन ऑफ सेल ऑफ करंट ईयर, पहले करंट ईयर का सेल। प्रीवियस ईयर सेल, जीपी ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाई जीपी रेशो। जीपी ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाई जीपी रेशो। प्रीवियस ईयर का जीपी है 60,000 और जीपी रेशो है 20%। अब ये 20% कहां से आया? क्वेश्चन में गिवन है 25% ऑन कॉस्ट, तो 20% ऑन सेल हो गया। तो बताओ प्रीवियस ईयर का सेल कितना हुआ? 3 लाख। इसमें प्लस करेंगे एडिशन इन सेल फॉर करंट ईयर एट द रेट 20%, तो 60,000 का एडिशन हो जाएगा। तो बताओ करंट ईयर का सेल कितना होगा? टोटल सेल ऑफ करंट ईयर 3,60,000। ठीक, इस सेल के 2 टुकड़े करने पड़ेंगे। इसमें कैश सेल कितना है और क्रेडिट सेल कितना है? तो क्वेश्चन ने ही आपको बता दिया कैश सेल होता है 20% और क्रेडिट सेल होता है 80%। तो बता दो कैश सेल कितना होगा? 72,000 और क्रेडिट सेल कितना होगा? 2,88,000। तो ये सेल की कैलकुलेशन हो गई। पिछले साल के जीपी के बेसिस पर आपने करंट ईयर का सेल निकाल लिया और करंट ईयर का आपने क्रेडिट सेल और कैश सेल भी निकाल लिया। बताओ क्लियर ये बात? अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ परचेज। और आप सबको पता है परचेज सारे का सारा क्या होता है? क्रेडिट, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है परचेज सारा का सारा क्रेडिट होगा। ठीक है, यहां लिखेंगे टोटल सेल ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर का टोटल सेल कितना है? 3,60,000। इसमें से पहले माइनस करिए जीपी एट द रेट 20%। तो करंट ईयर का जीपी है 72,000। तो ये जो निकल कर आएगा दिस विल बी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 2,88,000। ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो गया। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में क्या ऐड करूं और क्या माइनस करूं जिससे परचेज निकल आए? बताओ। क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर दूं और ओपनिंग स्टॉक माइनस कर दूंगा तो परचेज आ जाएगा। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट को दिमाग में रखो। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और क्लोजिंग स्टॉक होता है और डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक और परचेज होता है। तो कौन सी साइड का मिसिंग फिगर निकालना है आपको? डेबिट साइड वाला। तो COGS प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो आपको डेबिट साइड वाला बैलेंसिंग फिगर निकल आएगा।
और अगर क्रेडिट साइड वाला आपको बैलेंसिंग फिगर निकालना है तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस सीओजीएस, तो क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक तो सीओजीएस आ जाएगा। समझे? तो 2,88,000 में क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर दो, जो आपको दे रखा है 50,000, और माइनस कर दीजिए ओपनिंग स्टॉक जो आपको दे रखा है 40,000। तो अब आप निकाल लीजिए परचेस, 2,98,000, 2,98,000 आपका परचेज हो गया। ठीक है, इन इंफॉर्मेशन के बाद में अब हम लोग अकाउंट बनाना शुरू करेंगे। डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, ठीक है, इसके अलावा कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट। लेकिन उससे पहले जो हमारा टोटल सेल और टोटल परचेज आया है इसको ट्रेडिंग में लिख देते हैं। आइए इसको ट्रेडिंग में लिख देते हैं। बाई सेल्स, और मैं यहां लिखता हूं टोटल 3,60,000, और यहां आ जाएगा टू परचेज जो अभी आपने निकाला 2,98,000। ये भी आपने वर्किंग नोट 1 से निकाला है और ये भी आपने वर्किंग नोट 1 से निकाला है। ये दोनों चीजें आपने वर्किंग नोट 1 से निकाली हैं। बताओ जी, क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अब अकाउंट बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनाऊं बताओ? मैं यहां पर लिख देता हूं अदर वर्किंग। अदर वर्किंग्स, डेटर्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, टू बैलेंस बीडी। डेटर्स अकाउंट का बैलेंस बीडी है 34,000। क्लोजिंग बैलेंस नहीं गिवन है ना, नहीं दिया हुआ। फिर यहां पर आएगा क्रेडिटर्स अकाउंट, बाई बैलेंस बीडी। तो ओपनिंग बैलेंस आपका कितना दे रखा है? 62,000। क्लोजिंग इसका भी दिया हुआ नहीं है। फिर कैश अकाउंट, टू बैलेंस बीडी। कैश अकाउंट का बैलेंस बीडी दे रखा है 7,500। और उसके बाद बैंक अकाउंट, टू बैलेंस बीडी कितना? 17,000। ये हमारे 4 अकाउंट हो गए। कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट।
अब एक एक इंफॉर्मेशन को पढ़ते रहेंगे और उसका ट्रीटमेंट करते चलेंगे। ए पॉइंट में तो हमने कुछ इंफॉर्मेशन ही कैलकुलेट की है, जो 20% वाला पॉइंट था। उसके बेसिस पर जो इंफॉर्मेशन कैलकुलेट की, आइए उसको लिख देते हैं। एक तो हमने क्रेडिट सेल निकाला, तो क्रेडिट सेल कहां जाएगा? डेटर्स अकाउंट में, टू क्रेडिट सेल, 2,88,000, ये आपका क्रेडिट सेल हो गया। एक आपने कैश सेल भी निकाला था, वो कहां जाएगा? कैश अकाउंट में। कैश सेल कैश अकाउंट में जाता है, तो 2 कैश सेल्स, वो निकाला आपने 72,000, ठीक है। फिर आपने क्रेडिट परचेज निकाला, वो कहां जाएगा? क्रेडिटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बाई क्रेडिट परचेज। वैसे तो सारा परचेज ही क्रेडिट है। ये कितना निकल कर आया? 298,000, ठीक है। तो पहले पॉइंट से जो ए नंबर पॉइंट क्वेश्चन में दे रखा है, उसके बेसिस पर ये इंफॉर्मेशन निकल कर आई थी। फिर स्टॉक के बारे में बताया है, बी पॉइंट। फिर सी पॉइंट में आपसे कहता है कि कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 2,60,000 है, जिसमें से 60,000 जो है कैश में है और बाकी चेक से है। तो जो कैश में है वो कैश अकाउंट के डेबिट में आएगा, टू डेटर्स 60,000, और जो चेक से है वो बैंक अकाउंट के डेबिट में आएगा। बोलो, बोलते नहीं हो तुम लोग। टू डेटर्स कितना? 2 लाख, और टोटल 2,60,000 कहां आएगा? डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में। यहां पर बाई कैश 60,000 और बाई बैंक 2 लाख। यह हुआ कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स का अकाउंटिंग। फिर क्वेश्चन बोलता है बिजनेस एक्सपेंसेस हैं 42,000, जिसमें से 10,000 आउटस्टैंडिंग है, 12,000 चेक से पेमेंट किया, टोटल हो गए 22। 42 में से 22 का ट्रीटमेंट हो गया, तो बाकी बचा 20, वो कैश में पे किया। तो इसका क्या ट्रीटमेंट होगा? 42,000 पीएनएल में जाएगा टोटल। बोलो, यानी टोटल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं, तो पहले पीएनएल में लिखिए। यहां लिखेंगे टू बिजनेस एक्सपेंसेस, यहां लिख देना टोटल। यह है 42,000, 42,000। अब इस 42 में से 10,000 अभी पे नहीं किए, तो जो पे नहीं किए वो कहां आएंगे? लायबिलिटी के, मतलब बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। तो यहां होगा आउटस्टैंडिंग बिजनेस एक्सपेंसेस 10,000। जो चेक से पे किए वो कहां जाएंगे? बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में। जो चेक से पे किए 12,000, तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई बिजनेस एक्सपेंसेस 12,000, और बाकी जो बैलेंस 20,000 बचे वो कैश में पे किए होंगे आपने, तो वो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगा, बाई बिजनेस एक्सपेंसेस 20,000। तो 42,000 के एक्सपेंसेस के 3 टुकड़े हो गए, एक आउटस्टैंडिंग, एक बैंक से पेमेंट किया और एक कैश से पेमेंट किया, और टोटल खर्चे पीएनएल में चले जाएंगे।
नेक्स्ट है पासबुक का एनालिसिस किया है इन्होंने, इसमें पेमेंट टू क्रेडिटर्स 275, बताइए एंट्री क्या होगी इसकी? क्रेडिटर्स टू बैंक, तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएगा बाई क्रेडिटर्स 2,75,000, ठीक है। और क्रेडिटर्स अकाउंट में डेबिट साइड में चला जाएगा टू बैंक, ये है, यहां आ जाएगा टू बैंक 2,75,000। बताओ, ठीक। नेक्स्ट, पर्सनल ड्राइंग 15,000 का, पहले एंट्री बोलो, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा बाई बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा बाई ड्राइंग 15,000। और इसका कुछ और ट्रीटमेंट भी है, कैपिटल से माइनस होगा, तो बैलेंस शीट जहां बना रहे थे उसमें कैपिटल में से माइनस कर दीजिए, ये है 15,000, ये माइनस कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 1,33,700, और फिर कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक भी लिखा हुआ है 24,000, तो पहले जमा किया फिर निकाला, तो जमा करने की एंट्री बैंक टू कैश, बैंक टू कैश, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा बाई बैंक 1,33,700, और बैंक अकाउंट के क्रेडिट में आएगा, सॉरी डेबिट में आएगा टू कैश, जो डिपॉजिट करवाया 1,33,700, 1,33,700। अच्छा, उसके बाद में 24,000 निकाला बैंक से, मतलब ऑफिस यूज के लिए, तो ऑफिस यूज मतलब बिजनेस यूज के लिए, तो एंट्री क्या होगी? कैश टू बैंक, तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई कैश 24,000, और कैश अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा टू बैंक, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा टू बैंक 24,000, ठीक है। लास्ट पॉइंट है ग्रॉस प्रॉफिट, उसमें दे रखा है, उसका ट्रीटमेंट हम लोग कर चुके, और डेप्रिसिएशन दे रखा है, उसका ट्रीटमेंट भी हम लोग कर चुके। ट्रेडिंग पीएनएल आपसे पूछा था, बैलेंस शीट पूछा है, ठीक है। 4 में से 3 अकाउंट का तो क्लोजिंग बैलेंस आएगा इस क्वेश्चन में। आप देख लो, डेटर्स में जो 4 मेजर आइटम होते हैं उसमें से एक आइटम मिसिंग है, और वो है क्लोजिंग बैलेंस। तो एक तो क्लोजिंग बैलेंस डेटर से भी निकल कर आएगा, देखो बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी, ये हो गया बैलेंसिंग फिगर, क्लोजिंग बैलेंस 62 62,000। अच्छा, क्रेडिटर्स का भी देखो बैलेंस निकल कर आएगा, क्लोजिंग बैलेंस, उसमें भी मेजर आइटम क्लोजिंग बैलेंस ही मिसिंग है, टू बैलेंस सीडी बैलेंसिंग फिगर, बोलो कितना? 85,000। साथ के साथ बैंक अकाउंट का भी क्लोजिंग बैलेंस निकाल ही लो, बैंक अकाउंट का भी क्लोजिंग बैलेंस निकाल ही लो। लो जी, बैंक का भी क्लोजिंग बैलेंस मिसिंग था, जो निकल कर आएगा 24,700।
अच्छा, कैश अकाउंट का भी क्या बैलेंसिंग फिगर बैलेंस शीट ही आएगा? क्या आएगा? कैश डिफ्लेक्टेड बाई कैशियर, यानी जो कैशियर कैश लेकर चला गया, ठीक है, वो आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा कैश अकाउंट से। तो आइए कैश अकाउंट में, बैलेंसिंग फिगर में बाई कैश डिफ्लेक्टेड बाई कैशियर, 9800, 9800 रुपए लेकर कैशियर भाग गया। बताओ ये लॉस माने या एसेट माने? लॉस। अगर आपको कुछ नहीं दे रखा है तो इसको मानेंगे कि ये लॉस हो गया, ये इरिकवरेबल है, ऐसा हम मानेंगे। ऐसा क्वेश्चन में गिवन नहीं है। अगर आप अपना एजम्पशन लिखते हो कि हम कैशियर को पकड़ लेंगे और उससे पैसे वसूल कर लेंगे, ठीक है, तो इन दैट केस आप इसको एसेट भी मान सकते हो, लेकिन वो प्रैक्टिकल दिख नहीं रहा, ठीक है, तो लॉस ऑफ कैश होगा। अब ये 4 बैलेंसिंग फिगर आए हैं, इन चारों को कहीं ना कहीं लिखना है। पहले बैलेंस शीट में डेटर्स कितना आया? 62। बैंक कितना आया? 24,700। क्रेडिटर्स आया 85,000। ये चारों आइटम लिख दिए, डेटर्स, बैंक बैलेंस और क्रेडिटर्स। और जो लॉस ऑफ कैश हुआ है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में चला जाएगा। लॉस ऑफ कैश प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में चला जाएगा, तो पीएनएल के डेबिट में आ जाएगा टू लॉस ऑफ कैश 9800। पहले निकलेगा जीपी, देखो बिना कैलकुलेट किए बता रहा हूं, 72,000। तुम लोग भी सोचते होगे यार सर का दिमाग कंप्यूटर है, मतलब खाली देखा और निकाल लिया। बताओ कैसे? वर्किंग नोट में था? ओहो, पकड़ लिया तुमने। चलो कोई नहीं। 4,10,000 टोटल। इस जीपी को इधर उठाकर लाएंगे, बाई जीपी 72,000। और नेट प्रॉफिट बताइए? कितना? 13,000। नेट प्रॉफिट हो गया 13,000। इस 13,000 के प्रॉफिट को कैपिटल में लाकर ऐड करना है, तो बताइए कितना होगा क्लोजिंग कैपिटल? 94,000 क्लोजिंग कैपिटल हो गया। और बैलेंस शीट का टोटल बताओ? 219,500। ये क्वेश्चन एक समय में 15 नंबर का आया था काफी पहले, फिर उसके बाद दोबारा आया 10 नंबर का, मतलब सेम क्वेश्चन। 5 का तो नहीं खैर, लेकिन मिनिमम 10 नंबर का तो आएगा। लेकिन इंस्टीट्यूट का कोई भरोसा नहीं है, 15 का भी दे सकता है, 5 का नहीं। 5 नंबर में तो वर्किंग नोट ही बनेगा। तो ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 14। आइए इसी का एक थोड़ा सा बड़ा भाई है, वो दिखाते हैं। इसी क्वेश्चन का बड़ा भाई।
हाँ जी, हो गई नोटिंग? चलो एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, और इसका बड़ा भाई है वो। क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21। मिल गया सबको? द बैलेंस शीट ऑफ श्री देव, देवी कर दूं, ज्यादा अच्छा लगेगा। द बैलेंस शीट ऑफ श्री देवी ऑन 31 मार्च 2001। कैपिटल अकाउंट है 2,52,500। सन्ड्री क्रेडिटर्स फॉर परचेज है 45,000। मशीनरी है, फर्नीचर है, स्टॉक है, डेटर्स है, कैश है, बैंक है। इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट बना हुआ है, तो बनाने की जरूरत नहीं है। आगे, रॉयट्स अकर्ड एंड फायर ब्रोक आउट ऑन द इवनिंग ऑफ 31 मार्च 2002, डिस्ट्रॉइंग द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड फर्नीचर। मतलब दंगे हो गए, आग लग गई, जिसकी वजह से बुक्स ऑफ अकाउंट भी जले और फर्नीचर भी जल गया। तो जो ऊपर फर्नीचर दे रखा है, कितना दे रखा है देखो, 20,000। ये फर्नीचर जल गया, तो इस फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा 0। जब जल गया तो बचेगा ही नहीं, ठीक है? तो फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस हो गया 0। द कैशियर वॉज ग्रेवियसली हर्ट एंड द कैश अवेलेबल इन द कैश बॉक्स वॉज स्टोलन। अभी तक ये लेकर भाग रहा था, अब जो दंगाई थे उन्होंने इसको पकड़ा, पीटा, और इसके कैश बॉक्स में जो भी था लेकर भाग गए। लेकिन वह ग्रेवियसली हर्ट मतलब बुरी तरह पीटा, ठीक है? तो अब इस क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कैश बॉक्स में कितना कैश था जो उसे इतना पीटा। द ट्रेडर गिव्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सेल्स आर अफेक्टेड एज 25% फॉर कैश एंड बैलेंस ऑन क्रेडिट। मतलब अगर 100 रुपए सेल होता है तो उसमें 25 कैश होता है, 75 क्रेडिट होता है। यही इंफॉर्मेशन है। आगे, हिज टोटल सेल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2002 वर 20% हायर देन द प्रीवियस ईयर। पिछले साल जो सेल होता था उसका 20% करंट ईयर में ज्यादा होता है। मतलब पिछले साल अगर 100 रुपए होता था, इस बार 120 होता है। All the sales and purchase of goods were evenly spread throughout the year, as also in the last year. कहते हैं सेल और परचेज हर महीने बराबर बराबर होती है। मतलब अगर एक महीना 50,000 है तो हर महीने 50,000। समझे? टर्म्स ऑफ क्रेडिट, डेटर्स 2 मंथ, क्रेडिटर्स 1 मंथ। अब ये क्या है? क्रेडिट सेल करते हैं तो 2 महीने के बाद पैसे मिलते हैं, ठीक है? इसको क्रेडिट पीरियड भी बोलते हैं, इसको डेटर्स वेलोसिटी भी बोलते हैं। अगर आपने बचपन में कोई एक चैप्टर पढ़ा हो, शायद रेशियो एनालिसिस पढ़ा है कभी, 12th वगैरह में, रेशियो एनालिसिस, उसमें निकालते थे ना डेटर्स टर्नओवर रेशियो। तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो कैसे निकालते थे? क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स। तो वो टाइम्स में निकल कर आता था, टाइम्स में, जैसे 6 टाइम्स, 5 टाइम्स, 4 टाइम्स। अब अगर 4 टाइम्स निकल कर आया, इसका मतलब एक साल में 4 बार पे करते हो। तो 12 को 4 से डिवाइड करोगे, इसका मतलब 3 मंथ में एक बार पे करते हो। समझे? तो यहां पर अगर 2 मंथ्स है, इसका मतलब 6 बार पेमेंट करते हो हर साल। हर साल
6 बार पेमेंट करते हो। तो इन अदर वर्ड्स ये जो इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है, इसका मतलब ये है कि जो आपके डेटर्स होते हैं क्लोजिंग वाले, वो 2 महीने की क्रेडिट सेल होती है। वो 2 महीने की क्रेडिट सेल होती है, क्योंकि अगर जनवरी में आपने सेल किया तो उसके पैसे कब मिलेंगे? अगर 1 जनवरी को किया तो 1 अप्रैल को जाकर मिलेंगे, यानी मतलब सॉरी 1 मार्च को जाकर मिलेंगे। 1 मार्च मतलब फरवरी और मतलब जनवरी, अगर 1 जनवरी को बेचा तो 1 जनवरी को बेचा तो जनवरी पूरा महीना, फिर फरवरी पूरा महीना, तो 1 मार्च को जाकर पैसे मिलेंगे। समझे? तो आपकी बैलेंस शीट में जो डेटर्स दिख रहे होंगे 31 मार्च को, उसका पैसा 2 महीने के बाद जाकर मिलेगा। यानी मार्च का पैसा अप्रैल और मई, यानी मई के एंड में जाकर मिलेगा। समझे? तो आप मानकर चलो कि अगर इस तरह दे रखा हो, डेटर्स का पीरियड है 2 मंथ, क्रेडिटर्स का 1 मंथ, तो इसका मतलब है डेटर्स 2 महीने की क्रेडिट सेल होती है और क्रेडिटर्स 1 महीने की क्रेडिट परचेज होती है। समझे? इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हम क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेज निकाल सकते हैं। तभी आपको क्वेश्चन ने ऊपर बोल दिया कि हर महीने सेल बराबर बराबर होती है। हर महीने सेल बराबर बराबर होती है मतलब जो बैलेंस शीट के अंदर डेटर्स होंगे वो 2 महीने की क्रेडिट सेल है, और जो बैलेंस शीट के अंदर क्रेडिटर्स होंगे वो 1 महीने की क्रेडिट परचेज है। समझे? तो डेटर्स 2 महीने है। अब प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में जाइए और देखिए डेटर्स कितने दे रखे, 1 लाख। ये 1 लाख रुपए जो है ना, वो 2 महीने की क्रेडिट सेल है पिछले साल की। तो बताओ करंट ईयर की सेल कितनी होगी अगर इस हिसाब से देखा जाए तो? पहले पिछले साल की सेल बताओ। 1 लाख रुपए 2 महीने की सेल है, तो 12 महीने की कितनी? 6 लाख। तो पिछले साल की सेल आ गई 6 लाख। ये पिछले साल के डेटर्स है ना, तो ये पिछले साल की 2 महीने की क्रेडिट सेल है। जब पिछले साल की 2 महीने की क्रेडिट सेल है तो 12 महीने की नहीं निकाल सकते। 12 लाख कितनी आ गई? 6 लाख आ गई। ये यहां पर आपने यूनिफॉर्मिटी का प्रिंसिपल लगाया कि अगर 2 महीने की इतनी है तो 12 महीने की कितनी होगी। यानी आप यही तो मान रहे हो कि हर महीने बराबर बराबर सेल होती है, तो वो आपको क्वेश्चन ने खुद ही बता दिया। और अगर क्वेश्चन ना बताता तो आपको मानना पड़ता ये बात कि हर महीने सेल बराबर बराबर होती है, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं होता निकालने के लिए। आप इंश्योरेंस क्लेम में भी ऐसी निकालते थे ना, जब आपको सेल नहीं दे रखी होती थी तो क्या करते थे कि इतने महीने की इतनी है तो इतने महीने की कितनी होगी। तो उसमें आप यूनिफॉर्मिटी का प्रिंसिपल लगाते हो कि हर महीने सेल बराबर बराबर होती है। समझे? तो 1 लाख रुपए है 2 महीने की सेल, तो 12 महीने की कितनी होगी? 6 लाख। अब ये 6 लाख प्रीवियस ईयर की सेल है और क्वेश्चन ने बताया करंट ईयर में सेल 20% ज्यादा होती है, तो 6 लाख प्लस 20% 7,20,000 ये करंट ईयर का टोटल सेल हो गया। टोटल सेल, इसमें 25% कैश होगा और 75% नहीं, ये तो सॉरी क्रेडिट सेल है, क्योंकि डेटर्स के बेसिस पर निकाला है ना, तो ये क्रेडिट सेल है। 7,20,000 क्रेडिट सेल है ये, तो ये 75% है। क्रेडिट सेल जो है वो 75% है। अब इसको 75% से डिवाइड कर दोगे तो पूरे साल का सेल, पूरे मतलब टोटल सेल आ जाएगा। 9,60,000 आपका टोटल सेल हो गया। 240 कैश हो गया उसमें से। जब जीपी के बेसिस पर टोटल सेल निकालते हैं तो वो टोटल सेल होता है, लेकिन जब डेटर्स के बेसिस पर निकालते हैं तो वो क्रेडिट सेल होता है। समझे? तो 7,20,000 क्रेडिट सेल आया, ये 75% है, तो हम कहेंगे 75% अगर 7,20,000 है तो 100% कितना होगा? तो वो आ गया 9,60,000। अब 9,60,000 का 25% ले लो, कितना हो गया? 240। वो आपका कैश सेल हो गया। समझे? अब ऐसे ही हम यहां पर देखो, क्रेडिटर्स फॉर परचेज दे रखा है, लेकिन परचेज के बारे में ऐसा दे नहीं रखा आपको। क्या नहीं दे रखा? कि परचेज इवनली होता है। परचेज इवनली दे रखा है, हाँ दे रखा है। परचेज के बारे में इवनली दे रखा है, लेकिन यह नहीं दे रखा कि पिछले साल के मुकाबले कितना बड़ा परचेज या कितना घटा।
जैसे सेल में दे रखा है, जितना सेल पिछले साल था उसका 20% था। यहां परचेस के बारे में ऐसा कुछ नहीं दे रखा कि परचेस पिछले साल के मुकाबले बढ़ा, घटा या उतना ही रहा। तो परचेस को आप ऐसे नहीं निकालोगे। परचेस को क्रेडिटर्स अकाउंट के बैलेंसिंग फिगर के तौर पर निकालेंगे, या फिर आपके पास अगर सेल निकल कर आ गया, जीपी रेशियो आपके पास है, तो सीओजीएस निकाल लोगे। जब सीओजीएस निकल आया तो ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और परचेस को, मतलब सीओजीएस को मिलाकर हम परचेस निकाल सकते हैं उसका। अगर आपको यह दिया होता कि परचेस पिछले साल के मुकाबले 10% बढ़ गया, तो आप इस इंफॉर्मेशन से निकाल सकते थे, है ना। फिर तो 45,000 एक महीने का क्रेडिट परचेज होगा, तो 12 महीने का कितना होगा, जितना भी होता उसमें जितना भी उन्होंने बढ़ाने के लिए बोला होता वो बढ़ा देते, लेकिन ऐसा तो क्वेश्चन ने कुछ बोला नहीं। तो इसलिए परचेज की इंफॉर्मेशन इस इंफॉर्मेशन से नहीं निकल सकती। तो परचेज को आपको वही ट्रेडिशनल रूट से जाना पड़ेगा, सीओजीएस प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, परचेज आ जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो, कोई भी इंफॉर्मेशन जो गिवन होती है ना, उसका यूटिलाइजेशन होता है इस तरीके से, और ये सारी चीजें आप प्रैक्टिस से ही सीखोगे। जितना प्रैक्टिस खुद करोगे उतना आपको समझ में आएगा किस चीज से क्या चीज निकल कर आएगी। सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा। क्लास में तो मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा, 2 करवाऊंगा, 3 करवाऊंगा, लेकिन ज्यादातर आपको खुद ही अपने हाथ से बनाना पड़ेगा। और जब भी आप अपने हाथ से क्वेश्चन बनाओगे ना, आपको हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नई चीज सीखने को मिलेगी कि इससे अच्छा ये निकल सकता है, इससे ये निकल सकता है। और जब आपके दिमाग में चीजें बैठी हुई होती है ना, तो एग्जाम में आपको बिल्कुल आपकी अप्रोच वैसी होती है कि मेरे को पहला वर्किंग नोट कौन सा बनाना है, दूसरा कौन सा बनाना है, तीसरा कौन सा बनाना है। यानी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। नहीं तो आप यही उलझे रहोगे कि पहले क्या चीज निकालूं, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो। क्योंकि इतने इतने बड़े क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन कहां से शुरू करें, ये सबसे बड़ी चीज होती है इस चैप्टर में। ठीक है, तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है इस चैप्टर की। उससे आपको हर क्वेश्चन में आइडिया लगेगा कि अच्छा इससे ये निकल कर आएगा, इससे ये निकल कर आएगा। और जब अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी ना, तो क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ में आ जाया करेगा कि अच्छा मुझे पहले कौन सा वर्किंग नोट बनाना है या पहले कौन सा अकाउंट क्लोज करना है, जिससे ये इंफॉर्मेशन निकल कर आएगी। चलिए, डेटर्स और क्रेडिटर्स। उसके बाद कहता है स्टॉक लेवल वाज मेंटेन्ड एट ₹33,000 ऑल थ्रू आउट द ईयर। ये क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग भी क्लोजिंग ही मतलब 33 है। देखो, यानी पिछले साल के एंड में जो क्लोजिंग स्टॉक था वो 33,000 था। कहते हैं इसी को मेंटेन किया पूरे साल, तो ओपनिंग स्टॉक भी 33, क्लोजिंग स्टॉक भी 33। और जानते हो, अगर ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक बराबर बराबर है और कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है क्वेश्चन में, तो जो सीओजीएस होता है वही परचेज होता है। जो सीओजीएस होगा वही परचेज होगा। भाई ओपनिंग स्टॉक 33,000 ऐड करोगे और 33,000 माइनस करोगे तो बचेगा क्या, वही तो बचेगा। समझे। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर नहीं है, कोई वेजेस नहीं है, कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस नहीं है, कोई फ्रेट नहीं है, कोई कैरिज इनवर्ड नहीं है, तो समझ लेना कि सीओजीएस इज इक्वल टू परचेस। ठीक है, आगे। A steady gross profit rate 20% or 25% on turnover was maintained throughout the year। कहते हैं पूरे साल 25% जीपी रेशियो मेंटेन रखा हमने। अब ये 25% जीपी रेशियो है, तो जीपी रेशियो अगर दिया हो ना, तो वो सेल पर होता है हमेशा। उसमें सोचना नहीं है कि कॉस्ट पर है या सेल पर है, ये सेल पर ही होगा। तो जितना सेल होगा, अगर सेल 100 रुपए होगा तो उसका 25% प्रॉफिट होगा। इसका मतलब 75 रुपए क्या होगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होगा। समझे। आगे, क्रेडिटर्स आर पेड बाय चेक ओनली एक्सेप्ट फॉर कैश परचेज ऑफ 50,000। कहते हैं क्रेडिटर्स जो होता है वो सबको चेक से पेमेंट करते हो, सिर्फ 50,000 का कैश परचेज करते हो आप। तो जो टोटल परचेज निकल कर आएगा उसमें से 50,000 जो है वो कैश परचेज होगा, बाकी जो होगा वो क्रेडिट परचेज होगा। His private record and bank passbook disclose the following transaction for the year।
क्या है ये? तो उसका प्राइवेट रिकॉर्ड से और उसकी बैंक पासबुक से हमको कुछ चीजें पता चली। क्या क्या? मिसलिनियस बिजनेस एक्सपेंसेस टोटल है 157,500, इंक्लूडिंग 5,000 पेड बाई चेक एंड 7,500 वाज आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2002। बताओ, 1,57,500 में 7,500 तो आउटस्टैंडिंग है, ये तो लायबिलिटी में चला जाएगा। बाकी बचा 1.5 लाख। 1.5 लाख में से 5,000 चेक से पेमेंट किया, बाकी कैश से पेमेंट किया होगा। कितना? 1,45,000। 145,000। तो इस एक्सपेंसेस के 3 टुकड़े हो गए। आउटस्टैंडिंग, बैंक से पेमेंट किया और कैश से पेमेंट किया। रिपेयर 3,500 पेड बाई कैश, एडिशन टू मशीनरी 60,000 पेड बाई चेक, प्राइवेट ड्राइंग 30,000 पेड बाई कैश, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 18,000 पेड बाई कैश। तो कुछ बैंक कुछ कैश ट्रांजैक्शन दे रखे हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ एडिशनल कैपिटल बाई डिपॉजिटिंग इनटू बैंक 5,000। क्या बोल रहे? अरे तो बिजनेस ने उसको पेड किया ना, बिजनेस की ट्रांजैक्शन है, बिजनेस ने पेड किया। जी गलती हो गई भाई, अगली बार से इसको प्राइवेट काट देंगे यार। ड्राइंग पर्सनल दे रखा हो, प्राइवेट दे रखा हो, ड्राइंग दे रखा हो, सब एक ही बात है। ठीक है, आगे 6 पॉइंट, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स वाज ऑल थ्रू चेक्स। तो डेटर से जो पैसे मिलते हैं सब बैंक में आते हैं, मतलब चेक से आते हैं। डेप्रिसिएशन मशीनरी इज टू बी प्रोवाइडेड 15% ऑन क्लोजिंग वैल्यू। क्लोजिंग वैल्यू, क्लोजिंग वैल्यू का मतलब जो परचेज किया है इस बार उस पर भी पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। ओपनिंग बैलेंस शीट में मशीनरी कितना था? 1,20,000 और खरीदा कितने का? 60,000 का। इसका मतलब 1,80,000 की मशीन हो गई, उस पर 15% डेप्रिसिएशन लग जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस पर बोला है उन्होंने, समझे? तो क्लोजिंग बैलेंस पर जब बोले तो समझ लेना कि मशीनरी हैज बीन परचेज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो उस पर पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। ना बोले तो डेट ऑफ परचेज गिवन होगा फिर मशीन का, तो उसी के हिसाब से आपको लगाना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। ठीक है, और अगर डेट ना दे रखी हो तो फिर आपकी अजम्पशन काम करेगी कि बिगिनिंग मानते हो या एंड मानते हो। अगर बिगिनिंग मानते हो तो टोटल वैल्यू पर पूरे साल का डेप्रिसिएशन, और अगर एंड मानते हो तो ओपनिंग बैलेंस पर ही डेप्रिसिएशन लगेगा, क्लोजिंग पर नहीं लगेगा। ठीक है, वो आपकी अजम्पशन के ऊपर हो जाएगा। फिर आगे वैसे दे रखा होगा, या तो डेट रखा होगा, डेट दे रखा होगा, या यही बोलेगा कि क्लोजिंग बैलेंस पर लगाना है। द कैश स्टोलन इज टू बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस बार क्वेश्चन ने स्पेसिफाई कर दिया कि जो कैश चोरी हुआ है वो पीएनएल में डाल दो, लॉस मान लो उसका। फिर कहते हैं लॉस ऑफ फर्नीचर, जो फर्नीचर भी जला था ना, कहते हैं इज टू बी एडजस्टेड फ्रॉम द कैपिटल, मतलब उसे कैपिटल से घटा दो डायरेक्ट, पीएनएल में मत ले जाओ। फर्नीचर को ये कैपिटल नेचर का लॉस मान रहे हैं और उसको पीएनएल में ना लिखकर सीधा कैपिटल से माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको कैपिटल से घटा देंगे। आगे कहा जा रहा है प्रिपेयर ट्रेडिंग पीएनएल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2002 एंड बैलेंस शीट ऑन दैट डेट, मेक एप्रोप्रिएट अजम्पशन वेरेवर नेसेसरी। अगर आपको कुछ लगता है जरूरी तो आप अपनी अजम्पशन कुछ मान सकते हो। ऑल वर्किंग शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। सारी वर्किंग आपके आंसर का पार्ट है। बताइए, सही है? चलो शुरू करते हैं। पहले क्या बनेगा? ट्रेडिंग पीएनएल। तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस हैं। इसमें सेल निकालने का तरीका अलग है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को बोला बड़ा भाई पिछले क्वेश्चन के मुकाबले।
तो 21 नंबर, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ श्री देव या देवी, जो लिखना चाहो, अपनी अपनी श्रद्धा की बात है। मैंने देवी लिखा है, आप लोग देव लिख सकते हो। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2002, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 02, March 02। सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस शीट बना लेते हैं। पहले दे रखा है आपको मशीनरी, क्वेश्चन देख लूं मैं भी। ओपनिंग बैलेंस शीट में पहले मशीनरी, तो यहां लिखेंगे मशीनरी, और मशीनरी ओपनिंग था 120, फिर प्लस एडिशन भी किया है आपने 60,000 का, और यहां पर लिखेंगे टोटल कितनी हो गई है 180। इस 180 में से डेप्रिसिएशन लगाना है 15%, 15% का डेप्रिसिएशन, बताओ कितना होगा। 27,000 का डेप्रिसिएशन हो गया, तो वैल्यू कितनी बचेगी 153,000 का मशीन बचेगा। इस 27,000 का क्या करूं, पीएनएल के डेबिट में लिख दो, ठीक है। और ये जो मशीन का एडिशन हुआ है, जब बैंक अकाउंट बनाएंगे उसके क्रेडिट साइड में आएगा बाई मशीन, वो तो जब इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे तभी लिख देंगे, ठीक है। आइए, पीएनएल अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, $27,000। अच्छा, फर्नीचर क्लोजिंग बैलेंस होगा ही नहीं, वो जल गया, और कैपिटल से माइनस करना है उसे, तो मैं बैलेंस शीट में आ जाता हूं सीधा, यहां लिखूंगा कैपिटल, तो कैपिटल आपको गिवन है 252,500। अब इसमें नेट प्रॉफिट ऐड होता है, एक लाइन और छोड़ देना क्योंकि नीचे मुझे कहीं एडिशनल कैपिटल भी दिखी थी, तो वो लिखना है प्लस एडिशनल कैपिटल, लिख ही लो। फिर यहां से माइनस होगा फर्नीचर, कितने का था 20,000 का, ये 20,000 का फर्नीचर आपको माइनस करना पड़ेगा, कैपिटल से माइनस करना पड़ेगा। क्या हुआ, तो वो तो हो जाएगी जब ट्रांजैक्शन पे पहुंचने तो दो, ठीक है। फिर है स्टॉक,
तो स्टॉक है, कहता है क्वेश्चन के इसको थ्रू आउट द ईयर 33,000 पर मेंटेन किया। डेटर्स क्लोजिंग अभी पता नहीं है। कैश चोरी हो गया। बैंक क्लोजिंग बैलेंस अभी निकल कर आएगा, क्या होगा अभी पता नहीं। ठीक है, इस साइड में आ जाएगा क्रेडिटर्स। दो तीन लाइनें छोड़ देना और फिर लिखिए यहां क्रेडिटर्स। अब क्लोजिंग क्रेडिटर्स कितना है अभी पता नहीं, ओपनिंग पता है, क्लोजिंग नहीं पता। अगला काम क्या होगा? ठीक है, लेकिन उससे पहले वर्किंग या स्टॉक लिखेंगे? पहले स्टॉक्स लिखो, दिमाग में चीजें बैठा लो कि हमको क्या क्या करना है, किस ऑर्डर में चलना है। तो ओपनिंग स्टॉक 33,000 बाई क्लोजिंग स्टॉक ये भी 33,000। वैसे एक बात बताऊं, अगर ट्रेडिंग में ओपनिंग क्लोजिंग ना भी लिखो इस क्वेश्चन में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितना क्लोजिंग है उतना ही ओपनिंग है, तो इसका इफेक्ट नील हो जाएगा। ठीक है, लेकिन लिखना तो पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। अब इंफॉर्मेशन पर आते हैं। हमको कुछ मिसिंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करनी पड़ेंगी वर्किंग नोट से। तो वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ सम मिसिंग इंफॉर्मेशन सम मिसिंग इंफॉर्मेशन। सबसे पहले क्या निकालना है? सेल। कैलकुलेशन ऑफ टोटल सेल, टोटल सेल। ठीक है, टोटल सेल निकलेगा डेटर्स के बेसिस पर। पहले निकालेंगे क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल इज इक्वल टू डेटर्स इंटू 12/2। यही होगा ना, 2 महीने डेटर्स का क्रेडिट पीरियड है, तो 2 महीने क्रेडिट पीरियड है, उसको उल्टा कर दो। डेटर्स वेलोसिटी है 2 महीने, इसका मतलब यह है क्रेडिट सेल का 2/12 डेटर्स होता है। क्रेडिट सेल का 2/12 डेटर्स होता है। तो अब आपको डेटर्स दे रखा है और क्रेडिट सेल निकालनी है, तो क्या करोगे? उल्टा करोगे ना, 12/2। समझे? ठीक है, तो यहां पर आएगा क्रेडिट सेल ऑफ प्रीवियस ईयर। पहले तो क्रेडिट सेल ऑफ प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर के डेटर्स कितने? 1 लाख इंटू 12/2 करो, कितना होगा? 6 लाख। इसमें प्लस कर दो इंक्रीज इन करंट ईयर एट द रेट, बेटा पहले करंट ईयर का क्रेडिट सेल तो निकाल ले, करंट ईयर का क्रेडिट सेल निकाल ले पहले। इंक्रीज इन करंट ईयर 20%, कितने से इंक्रीज हुआ? 1,20,000। यह आएगा टोटल क्रेडिट सेल ऑफ करंट ईयर। कितना होगा? 7 लाख
20,000। ये करंट ईयर का क्रेडिट सेल हो गया और ये 75% के बराबर है, तो यहां लिखेंगे क्रेडिट सेल इज इक्वल टू 75% because 25% of total sale is cash sale. So total sale will be 7,20,000 डिवाइडेड बाई 75%, तो पूरे साल का सेल कितना हो गया? 9,60,000। ये टोटल सेल हो गया। अब इस टोटल सेल में क्रेडिट सेल कितना है? 720, तो बाकी क्या हो जाएगा? कैश सेल्स। आप ये भी बोल सकते हो 9,60,000 का 25% सीधा, तब भी कैश सेल निकल आएगा। या इस 960 के 2 टुकड़े कर दोगे। इस 960 में क्रेडिट आपको पता है पहले से ही कितना है? 720, तो बाकी कैश कितना हो जाएगा? 240। ठीक है? हाँ जी, अब बताओ क्या बोल रहे थे? सही है यहां तक? अच्छा, इसी इंफॉर्मेशन से एक और इंफॉर्मेशन निकल कर आएगी, क्लोजिंग डेटर्स निकल आएंगे। बताओ कैसे? जो करंट ईयर की क्रेडिट सेल है उसका 2/12 क्लोजिंग डेटर्स आ जाएंगे। करंट ईयर की जो क्रेडिट सेल है उसका 2/12 क्लोजिंग डेटर्स आ जाएंगे। भाई जो करंट ईयर की टोटल सेल होती है उसमें 2 महीने की सेल उधार होती है, तो वही जो उधार सेल है वही तो डेटर्स हैं। ठीक है, बोलो। तो आइए क्लोजिंग डेटर्स, क्लोजिंग डेटर्स भी यहां निकल आएंगे। मैं यहां पर 2 नंबर करके लिख देता हूं इसको, क्लोजिंग डेटर्स। और क्लोजिंग डेटर्स का मतलब है 31 मार्च 2002। जितनी टोटल क्रेडिट सेल होती है उसमें 2 महीने का पैसा अगले साल जाकर पे करना पड़ेगा, मतलब रिसीव होगा हमको। तो वो जो 2 महीने हैं वही हमारे डेटर्स होते हैं। तो यहां पर आएगा क्रेडिट सेल इनटू 2/12, क्योंकि 2 महीना पीरियड है। तो क्रेडिट सेल है करंट ईयर का 720, इसका 2/12, बोलो 1,20,000। ये मेरे क्लोजिंग डेटर्स आ गए 1,20,000। क्यों नहीं पड़ेगी? कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स दे रखा है, निकालो। सब बनेगा। कोई क्लोजिंग बैलेंस ही थोड़ी ना निकलता है डेटर से। डेटर से तो कुछ भी निकल सकता है। अच्छा, ये जो 1,20,000 आपने निकाला है ना, आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। बताओ कैसे? पिछले साल के डेटर्स हैं 1,00,000, उसमें 20% ऐड कर दो तो 1,20,000 आ जाएगा। समझे? यानी आप पहले इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हो? पहले इस क्वेश्चन में क्लोजिंग डेटर्स निकाल सकते हो, फिर क्लोजिंग डेटर्स के बेसिस पर करंट ईयर का क्रेडिट सेल निकाल सकते हो, और फिर करंट ईयर का क्रेडिट सेल आ जाएगा तो आपका टोटल कैश सेल भी मतलब टोटल सेल भी आ जाएगा, कैश सेल भी आ जाएगा। कैसे? देखो, अगर मैं कहता हूं 1,00,000 रुपए प्रीवियस ईयर के डेटर्स हैं, हर साल क्रेडिट सेल अगर 20% बढ़ जाती है तो डेटर्स भी 20% से बढ़ेंगे, तो 1,20,000 आपके क्लोजिंग डेटर्स हो गए। अब क्लोजिंग डेटर्स को इंटू 12/2 करोगे तो करंट ईयर की क्रेडिट सेल अपने आप आ जाएगी। देखो 7,20,000, देखो करके 1,20 इंटू 12/2, तो ये करंट ईयर की क्रेडिट सेल आ गई। करंट ईयर की क्रेडिट सेल को 75% से डिवाइड कर दो, टोटल सेल आ जाएगी। समझे? मतलब इस इंफॉर्मेशन से भी निकाल लो, या पहले पिछले साल की क्रेडिट सेल निकाल लो, पिछले साल की क्रेडिट सेल में 20% ऐड करो तो वो आपकी करंट ईयर की
क्रेडिट सेल आ गई। उसको 75% से डिवाइड करो तो टोटल सेल आ गई। टोटल सेल में 25% आपका क्या होता है? कैश सेल। फिर क्रेडिट सेल इंटू 2/12 करोगे तो क्लोजिंग डेटर्स आ जाएंगे। समझे? चलिए, अब एक चीज और निकलेगी, वो है परचेज। कैलकुलेशन ऑफ परचेज। परचेज और परचेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? COGS प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो यहां पर देखो, पहले लिखोगे टोटल सेल्स। टोटल सेल है करंट ईयर का 960। टोटल सेल ऑफ करंट ईयर 960 है ना। इसमें से माइनस करोगे जीपी, और जीपी का रेट है 25%, तो 2,40,000 का जीपी हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा? COGS। बोलो कितना? 7,20,000। इसमें क्लोजिंग स्टॉक ऐड करोगे 33 और ओपनिंग माइनस करोगे, वो भी 33 है। तो परचेज कितना आएगा? ये आएगा टोटल परचेज 7,20,000। मैंने आपको बोला था, क्या बोला था? बोलो, कि अगर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक बराबर है तो COGS ही आपका परचेज होगा, है ना। ये टोटल परचेज है, क्रेडिट नहीं। क्वेश्चन ने नीचे बोला है 50,000 का परचेज कैश में भी होता है ना। तो इसमें से कैश परचेज घटा दो। कैश परचेज है 50,000, तो जानते हो क्या निकल कर आएगा? क्रेडिट परचेज। और आप सबको पता है क्रेडिट परचेज कहां जाती है? क्रेडिटर्स में। और कैश परचेज कहां जाती है? कैश में। तो कितना बचेगा? ये 6,70,000। और अगर क्रेडिट परचेज आपके पास आ गया तो क्लोजिंग क्रेडिटर्स आ जाएंगे। क्लोजिंग क्रेडिटर्स, क्रेडिट परचेज इंटू 1/12, क्योंकि क्लोजिंग क्रेडिटर्स का पीरियड है 1 महीना। डेटर्स 2 महीने का होता है और क्रेडिटर्स 1 महीने का क्रेडिट परचेज होता है। तो क्लोजिंग क्रेडिटर्स भी निकल आएंगे यहीं पर। क्लोजिंग क्रेडिटर्स, क्रेडिट परचेज इंटू 1/12, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है क्रेडिटर्स का वेलोसिटी पीरियड क्या होता है? 1 महीना। तो क्रेडिट परचेज है 6,70,000, उसका 1/12 कर दो। बोलो कितना बचेगा? कितना होगा? कितना? 55,800, सॉरी 833, 833। 55,833 रुपए, ये आपका क्लोजिंग क्रेडिटर्स हो गया। सही है? कितनी इंफॉर्मेशन निकल कर आई यार, एक इंफॉर्मेशन से देखो, है ना। मतलब एक इंफॉर्मेशन से दूसरी इंफॉर्मेशन जुड़ी रहती है। कम है या 25 का? अच्छा, नहीं, मैं सोच रहा था 25 का आना चाहिए। तो तुम ये बोल दो ना कि पूरा पेपर ही सिंगल एंट्री सिस्टम से आ जाए, एक क्वेश्चन। जैसे लॉ पढ़ते हो आप लोग, अब लॉ में कई सारे चैप्टर्स होते हैं। जैसे आप लॉ पढ़ रहे हो तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है,
कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इसके अलावा फाउंडेशन में पढ़ते थे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है, ऐसे ही एलएलपी है, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सलेशन एक्ट होता है एक, इंटर में है नहीं है? नहीं है। जब एलएलबी करते हैं ना तो ये सब एक एक सब्जेक्ट होते हैं, पूरे पूरे सब्जेक्ट, ठीक है। जैसे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आपका तो एक चैप्टर है ना, वो पूरा एक सब्जेक्ट है वहां, यानी पूरा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का ही एक पेपर आता है एलएलबी में, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा एक सब्जेक्ट है। तो ऐसे ही एक पेपर भी बने जिसमें सिंगल एंट्री आए। इंस्टीट्यूट इस बार बोलते पूरा पेपर सिंगल एंट्री का, मजा आ जाएगा ना। या बोल दे पूरा चैप्टर इंश्योरेंस क्लेम से, पूरा पेपर, तो बेटा फिर उसकी भी फिर गहन स्टडी करनी पड़ेगी। अब जैसे एलएलबी में पढ़ते हैं तो पूरा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एक चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ते, वहां पूरा मतलब सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का बिल्कुल डीप स्टडी जिसको बोलते हैं वो करना पड़ता है। यहां तो आप लोगों ने क्या करा, दो चार चीजें रटी और पास हो गए। मैंने 2 साल का एलएलबी किया हुआ है ना, मेरे को पता है। अब 2 साल का क्यों किया, मैंने पहले सीएस में एडमिशन लिया था, तो मुझे क्या है, पहले तो जब बचपन में हम लोग क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन मतलब गाइडेंस किससे लेते हैं, जो सीनियर्स होते हैं उनसे गाइडेंस लेते हैं। पहले किसी ने मेरे को बोला सीएस कर लो, तो मैंने सीएस कर लिया। जब सीएस में कर रहा था बीच में किसी ने बोला सीएस और एलएलबी का कॉम्बिनेशन अच्छा होता है, तो मैंने एलएलबी में एडमिशन ले लिया। लेकिन उसके बाद लॉ पढ़ते पढ़ते मैं हो गया परेशान, तो मैंने सोचा अब क्या करूं, तो मुझे किसी ने राय दी सीए कर लो, ठीक है। तो सीए में एडमिशन ले लिया। जब सीए में एडमिशन लिया तो उस वक्त पहले क्या होता था, सीपीटी के फौरन बाद आर्टिकलशिप स्टार्ट हो जाती थी। अब तो क्या है, इंटरमीडिएट के बाद आर्टिकलशिप होती है, पहले सीपीटी देते थे, सीपीटी के बाद पीसीसी में एडमिशन होता था। पीसीसी आज का इंटरमीडिएट, पहले का पीसीसी होता था। तो पीसीसी में एडमिशन लिया, तो पीसीसी के साथ ही जैसे ही एडमिशन लिया वैसे ही आर्टिकलशिप स्टार्ट। तो अब आर्टिकलशिप के साथ कोई रेगुलर कोर्स कर नहीं सकते, तो इस वजह से मेरे को एलएलबी ड्रॉप करना पड़ा उस वक्त। फिर मैंने सोचा था कि मैं करूंगा बाद में जाकर, कभी जब सीए कंप्लीट कर लूंगा तब करूंगा, तो फिर जाने का मौका ही नहीं मिला कभी। 1 साल रह गया था तो जाने का मौका ही नहीं मिला। मैं सोच रहा था मैं भी जाऊंगा शाहरुख खान की तरह, मैं हूं ना में जैसे वो आया था पूरा करने, है ना, लेकिन कभी मौका मिला नहीं। और अब तो पता नहीं वो जो 2 साल का है वो भी घुल गया होगा वो कहेंगे शुरू से करो, क्योंकि काफी साल हो गए। हाँ जी, तो 555833, अब इन चीजों को जरा फटाफट उठाकर लिखिए। पहले यहां पर लिखेंगे टू परचेज, टोटल परचेज कितना है बोलो जल्दी से, कितना है, 7,20,000। बाई सेल्स, इसको भी लिख लीजिए, टोटल कितना है, टोटल 960। इसके अलावा मेरे पास क्लोजिंग डेटर्स भी हैं और क्लोजिंग क्रेडिटर्स भी हैं, तो दोनों क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएंगे। तो क्लोजिंग डेटर्स तो थे मेरे पास 1,20,000 और क्लोजिंग क्रेडिटर्स मेरे पास हैं 55,833। ये आपके क्लोजिंग क्रेडिटर्स हो गए, ठीक। अब अकाउंट बनाना शुरू करो, अकाउंट बनाना शुरू करते हैं। और ये जो इंफॉर्मेशन आपने निकाली है ये अकाउंट में भी सब आपको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। तो पहले कौन सा अकाउंट बनेगा, डेटर्स अकाउंट, यहां पर लिख देंगे अदर वर्किंग। अदर वर्किंग्स, तो डेटर्स अकाउंट,
डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, पहले इन दोनों के बैलेंसेस लिख लें। टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग तो ओपनिंग बैलेंस शीट से मिल जाएगा 1 लाख, और क्लोजिंग आप लोग निकाल चुके हो बाई बैलेंस सीडी, जो वर्किंग नोट नंबर 1 में आपने निकाला कितना है 120, 120, ठीक है। इसी तरीके से ओपनिंग क्रेडिटर्स बैलेंस शीट से मिल जाएंगे कितना 45, और टू बैलेंस सीडी ये आपने वर्किंग नोट 1 में निकाले 55,833। आज क्या बात है, किताब फेंकने का कंपटीशन चल रहा है तुम लोगों में, क्यों जी? तो 55,833, उसके बाद में आएगा कैश। अच्छा, कैश अकाउंट जब हम बनाएंगे तो कैश अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस नहीं आएगा क्योंकि वो चोरी हो गया। टू बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस होगा, तो ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 8,000, और बैंक अकाउंट, और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस नहीं गिवन है तो वो निकल कर आ सकता है। बैंक अकाउंट, इसका ओपनिंग बैलेंस कितना होगा 16,500, ये ओपनिंग बैलेंस हो गया। क्लोजिंग अभी पता नहीं, ठीक। पहला पॉइंट हो चुका, दूसरा हो चुका, तीसरा भी स्टॉक वाला हो गया, चौथा पॉइंट जीपी का है वो भी हो गया। परचेज दे रखा है उसमें कैश परचेज, तो आइए कैश परचेज पहले कैश अकाउंट में लिख दूं यहां पर, बाई परचेज 50,000, कैश परचेज 50,000। इसके अलावा जो इंफॉर्मेशन आपने निकाली थी क्रेडिट सेल क्रेडिट परचेज वाली, वो भी डेटर्स और क्रेडिटर्स में लिखना पड़ेगा। तो डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में, डेटर्स अकाउंट के डेबिट में आइए, टू क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल कितना 7,20,000 जो आपने वर्किंग नोट 1 में निकाला था। अच्छा, फिर क्रेडिटर्स अकाउंट में आएगा बाई क्रेडिट परचेज, ये आपका वर्किंग नोट 1 से आपने निकाला था, कितना आया था 6,70,000, ये आपका क्रेडिट परचेज हो गया, ठीक है। फिर क्वेश्चन कहता है उसके प्राइवेट रिकॉर्ड्स और कुछ पासबुक से इंफॉर्मेशन मिली और उसके बेसिस पर क्या क्या दे रखा है, मिसलिनियस बिजनेस एक्सपेंसेस 157,500। तो पहले तो टोटल एक्सपेंसेस पीएनएल में लिख दो, टोटल एक्सपेंसेस पीएनएल में चला जाएगा। आइए पीएनएल के डेबिट में, टू मिसलिनियस बिजनेस एक्सपेंसेस, मिसलिनियस बिजनेस एक्सपेंसेस टोटल कितना 157,500। अब इसमें से 7,500 आउटस्टैंडिंग है ना,
वो कहां जाएगा? लायबिलिटी में। तो यहां लिखेंगे आउटस्टैंडिंग मिसलिनियस बिजनेस एक्सपेंसेस, ये है 7,500। फिर क्वेश्चन कहता है 5,000 इसमें से चेक से पे किया, वो कहां जाएगा? बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में। बैंक अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएगा बाई मिसलिनियस बिजनेस एक्सपेंसेस। $5,000। और बताओ कैश में कितना पे हुआ? 1,45,000। तो ये यहां आ जाएगा बाई मिसलिनियस बिजनेस एक्सपेंसेस 1,45,000। ठीक। रिपेयर, क्वेश्चन कहता है कैश में पे किया रिपेयर, तो बाई रिपेयर कैश अकाउंट में 3,500, इसकी एंट्री होगी रिपेयर टू कैश। और फिर इस रिपेयर को कहां भेजना है? पीएनएल में भेजना है। तो मैं ऐसा करता हूं ना, मैं साथ के साथ पहले और खर्चे भी हैं वो लिख लेता हूं, फिर एक साथ लिख देंगे। तो रिपेयर हो गया। एडिशन टू मशीन, मशीन परचेज किया, उसका पेमेंट किया चेक से, तो यहां आ जाएगा बाई मशीन। और मशीन में ऑलरेडी ये 60,000 ऐड हो चुका है, अब दोबारा नहीं करना। फिर आपको दे रखा है प्राइवेट ड्राइंग, ये भी कैश में है, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा बाई ड्राइंग। कितना है? 30,000, ये ड्राइंग है। और फिर दे रखा है ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, वो भी कैश में है। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 18,000। और इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल है और पैसे बैंक में जमा किए, तो यहां आ जाएगा टू एडिशनल कैपिटल 5,000। अब इन सब का ट्रीटमेंट जरा जहां से लिखना शुरू किया था आपने रिपेयर से, उस सब का ट्रीटमेंट करो। मशीन का ट्रीटमेंट ऑलरेडी हो चुका, रिपेयर पीएनएल में जाएगा, रिपेयर पीएनएल में जाएगा, ड्राइंग कैपिटल से माइनस हो जाएगा, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, और एडिशनल कैपिटल कैपिटल में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट सबका करो। आइए पहले रिपेयर और ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, ये दोनों पीएनएल में। टू रिपेयर 3,500, टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 18,000, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 18,000। उसके बाद है ड्राइंग, जो कैपिटल से माइनस होगा, तो यहां पर देखिए एक एडिशनल कैपिटल थी 5,000, वो इसमें ऐड कर देंगे, और माइनस ड्राइंग। ड्राइंग कितना है? 30,000, ये माइनस होगा यहां से। नेट प्रॉफिट आने के बाद ये सब क्लोजिंग कैपिटल निकल कर आएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कलेक्शन फ्रॉम डेटर चेक से होता है, यानी जो डेटर से कलेक्शन निकल कर आएगा वो बाई बैंक करके लिखेंगे। डेप्रिसिएशन लगता है, इसका ट्रीटमेंट हो गया। कैश को पीएनएल में चार्ज करना है, और फर्नीचर जो लॉस हुआ है वो कैपिटल से घटाना है, ये मैं कर चुका हूं, बस ट्रेडिंग पीएनएल बनाना है। अब अकाउंट क्लोज होंगे। हाँ जी, यहां पर सबसे पहला अकाउंट कौन सा है? डेटर्स अकाउंट।
बताओ कौन सा मेजर आइटम मिसिंग है? कलेक्शन। तो बाई बैंक, क्वेश्चन ने बोला है चेक से मिलता है, तो बाई बैंक। बैलेंसिंग फिगर बोलो कितना? 7 लाख। 7 लाख। क्रेडिटर्स के बारे में भी बोला है ये चेक से होता है, तो इसका भी पेमेंट करना पड़ेगा आपको टू बैंक। तो टू बैंक अकाउंट पेमेंट आ गया बैलेंसिंग फिगर। इसका बोलो कितना? 59,167। ठीक है, ये दोनों को बैंक अकाउंट में लिखना है, एक डेबिट साइड में और एक क्रेडिट साइड में। दोनों को ही क्रेडिट साइड में लिखना है, एक डेबिट में एक क्रेडिट में, बैंक अकाउंट में। यहां पर लिखेंगे टू डेटर्स 7 लाख, और इधर आएगा बाई क्रेडिटर्स 659,167। 659,167, 6,59,167 रुपए। तो डेटर्स अकाउंट बंद हो गया, क्रेडिटर्स अकाउंट बंद हो गया, अब बैंक अकाउंट भी बंद हो जाएगा और उसका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। बाई बैलेंस सीडी या टू बैलेंस सीडी आ रहा है, ओवरड्राफ्ट आ रहा है इस क्वेश्चन में, टू बैलेंस सीडी आएगा बैलेंसिंग फिगर। बताओ कितना? 2,667, 2,667 रुपए। ये आपका बैंक ओडी आ गया इस क्वेश्चन में, और बैंक ओडी लायबिलिटी साइड में जाता है, पता है ना? तो हम जो बैंक लिख चुके थे असेट साइड में उसको काट देना, बल्कि काटने की जरूरत नहीं है, उसके आगे नील लिख देना, कोई बात नहीं, डैश लगा देना। बैंक ओडी करके आएगा निगेटिव बैंक बैलेंस। आइए क्लोजिंग बैलेंस शीट में बैंक ओडी पहले लिखते हैं। बैंक ओडी 2,667, और यहां पर तो डैश लगा दो, इधर बैंक बैलेंस जो लिखा था, और यहां पर लिख देता हूं निगेटिव बैंक बैलेंस है ये। देखो जो निगेटिव बैंक बैलेंस होता है ना, वो जो ओवरड्राफ्ट होता है उसको टेम्परेरी ओवरड्राफ्ट बोलते हैं, और एक ओवरड्राफ्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट होता है। जब आप कैश फ्लो पढ़ोगे उसमें समझोगे कि एक ओवरड्राफ्ट होता है जो आप लेते हो, वो आपका फाइनेंसिंग का पार्ट है, और एक ओवरड्राफ्ट होता है जो बाय डिफॉल्ट कभी कभी आ जाता है। कैसे? बैंक के साथ आपका करंट अकाउंट में अरेंजमेंट है कि कभी कोई चेक आ जाए, हमारा पैसा नहीं है इतना, तो एक लिमिट तक वो हमारा चेक पास कर सकते हैं, उनका पैसा हमारी तरफ आ जाएगा, तो वो टेम्परेरी ओवरड्राफ्ट होता है, उसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट माना जाता है। जैसे ये जो ओवरड्राफ्ट है ना, दिस इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, निगेटिव बैंक बैलेंस है ये। ठीक है, तो 2,667। और अब आते हैं कैश अकाउंट में, और देखो भैया कितना कैश ये लेकर भाग गए दंगाई। लेकिन यहां पर कैश सेल तो हमने नहीं लिखा ना, तुम लोग देखो भुलवा देते हो ना,
2,40,000 कैश सेल लिखा ही नहीं, 240 था ना कैश सेल्स। और भी कोई कैश ट्रांजैक्शन था जो नहीं आया है? मेरे ख्याल से सब आ गए। तो बताओ जी, कितना कैशियर से कैश छीन कर भाग गए वो? 1500 बस। बाप रे बाप, मतलब 1500 के लिए उसे इतना मारा? मुझे लगता है सिर्फ 1500 था इसलिए और मारा। ज्यादा होता तो नहीं मारते। कहते होंगे इतनी बड़ी दुकान लेकर बैठे हुए हो, है ना, नाम है श्रीदेवी, और कैश सिर्फ 1500। गुस्से में और पीटा होगा उन्होंने। ये कैश स्टोलेंट कहां चला जाएगा? पीएनएल के डेबिट में। टू कैश स्टोलन 1500। चलिए जीपी तो मैं बता देता हूं, तुम लोग मत बताना। 240 पहले ही निकाल चुके थे इसको तो हम। 993,000 और नेट प्रॉफिट आपको बताना है। यहां आएगा बाई जीपी 2,40,000 और फिर आ जाएगा टू एनपी 32,500। ठीक है, इस 32,500 को यहां पर लिख देंगे। और अब बताइए नेट क्लोजिंग कैपिटल 240 और बैलेंस शीट का टोटल बताओ। $3,06,000। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 21। आज भी 2 ही क्वेश्चन हो पाए। हाँ, अब इस जैसे कुछ क्वेश्चन है तो आपको होमवर्क तो देना बनता ही है। सब देखो, ये क्वेश्चन जो भी मैं करवा रहा हूं ना, ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन ज्यादातर आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। आइए कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में देता हूं। एक तो क्वेश्चन नंबर 19 है जो बिल्कुल ऐसा ही है। तो क्वेश्चन नंबर 19 इसको होमवर्क में लिख लो। क्वेश्चन नंबर 19 बिल्कुल ऐसा ही है 21 की तरह। अच्छा, और कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 20 भी लगभग ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 20 भी होमवर्क लिख लो। अभी तक कितने क्वेश्चन दिए थे होमवर्क मैंने? 2 और 4 दिया था। नहीं, मतलब पिछली क्लास में कौन सा दिया था? 4 और 7। अच्छा, इस क्वेश्चन में जरा एक चीज बता दूं आपको। क्वेश्चन नंबर 20 में, इसमें देखो इन्होंने 31 मार्च 2001 यानी करंट ईयर की टोटल सेल और टोटल परचेज दे रखी है। समझे? करंट ईयर की, जिसमें से अलग अलग करके दे रखा है 28 फरवरी तक इतना और मार्च महीने का इतना। ये अलग अलग करके क्यों दे रखा है? क्योंकि इन्होंने दे रखा होगा क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कि डेटर्स और क्रेडिटर्स का जो पीरियड है वो 1 महीना है। द टाइम लैग फॉर पेमेंट टू क्रेडिटर्स एंड सेल इज 1 मंथ। टाइम लैग का मतलब होता है डिफरेंस पीरियड, जो मतलब पेमेंट करने का जो पीरियड होता है वो 1 महीना है। या डिफरेंस है पीरियड में, जैसे आज पेमेंट किया फिर 1 महीने के बाद पेमेंट करेंगे, तो 1 महीने का क्रेडिट पीरियड है।
तो 1 महीने का क्रेडिट पीरियड है, इसका मतलब ये 1,10,000 1 महीने की क्रेडिट परचेज होगी और ये 2 लाख 1 महीने की क्रेडिट सेल होगी। तो इसके बेसिस पर आप टोटल क्रेडिट सेल और टोटल क्रेडिट परचेज निकाल सकते हो। समझे? ये इंफॉर्मेशन है। तो ये क्वेश्चन एक बार कर लेना, देख लेना, अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं करवा दूंगा। तो 20 नंबर और 19 नंबर। अब तो छुट्टी है आपकी 1-2 दिन की, मंडे को क्लास है, तो उससे के लिए 1-2 क्वेश्चन और देख लेता हूं, अगर कोई कर सकोगे तो। हाँ, 15 नंबर तो करवा चुका हूं ना मैं, 14 भी करवा दिया है। चलो अभी यही 2 कर लेना, ठीक है? 19 और 20 ये अभी होमवर्क है। थैंक यू वेरी मच।